सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में दो कंपनियां हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट इज द होम फर्स्ट फाइनेंस और सेकंड वन इज इंडिया सेल्टर फाइनेंस। तो इस वीडियो को आप एसबीएफसी फाइनेंस की जो वीडियो है उसके आप कंटिन्यूएशन में देखिए। क्यों? क्योंकि आपको इससे पूरा एक जो इंडस्ट्री में क्या इश्यूज चल रहे हैं और कैसी अपॉर्चुनिटीज वाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नंबर्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, ओवरऑल कुछ 7-8 पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं ताकि आपको पूरे फाइनेंशियल्स एज अ स्पेस के बारे में अच्छा आइडिया लगेगा। तो अगर मैं इन जनरल दोनों कंपनी के बारे में बात करूँ तो दोनों ही कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छे से अपना AUM ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से होम फर्स्ट को देखोगे तो उसका AUM बुक 10,000 करोड़ के ऊपर का है, और जो आपका इंडिया सेल्टर है उसका 9,000 समथिंग है, वो भी आपका 10,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो वो अभी साइज में छोटी है एज कम्पेयर टू आपका होम फर्स्ट फाइनेंस। जो आपका होम फर्स्ट फाइनेंस है वो आपका पूरे अर्बन एरियाज के आसपास ज़्यादा काम करता है, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ अर्बन एरियाज आप समझ सकते हो। और वही जो आपका इंडिया सेल्टर है वो आपके थोड़े ज़्यादा पॉकेट्स, मतलब भारत का जो लोकल कॉर्नर्स होता है, इनसाइड डीप इनसाइड होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ज्योग्राफीज होगी। तो अगर आप इनका AUM ग्रोथ देखोगे ना तो जनरली जो आपका इंडिया सेल्टर है वो गाइड करता है 30 से 35% के बीच में। तो और जनरली इंडिया सेल्टर आपका 35% से 40% के बीच में भी काफी टाइम तक ग्रो कर रहा था। फिर धीरे धीरे अभी वो 30 से 35% के बीच में ग्रो कर रहा है। और अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो उसका नंबर अराउंड आपका 31% के आसपास आया है, आई थिंक। तो ये तो हो गया इंडिया सेल्टर के बारे में। सिमिलरली अभी आप जब होम फर्स्ट फाइनेंस को देखते हो ना तो वो जनरली गाइड करता है आपको 25 से 30% के बीच में। और अभी अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो उसका अराउंड आई थिंक नंबर 26% के आसपास आया है। सो ये तो इनके AUM ग्रोथ के बारे में हो गया। अगर मैं जनरल देखूँ ये दोनों कंपनियां कैसे कैसा टारगेट करता है, तो होम फर्स्ट फाइनेंस को अगर आप देखेंगे ना तो उनका जो कमेंट्री है उसके बेसिस पे आपको लगेगा कि अभी जो मिड टर्म है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए, वो उनका अराउंड 25% के आसपास रहने वाला है। और जो इंडिया सेल्टर है उसका आपको अराउंड 30-32% इसके रेंज में मानिए, क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब इश्यूज वाले पार्ट पे मैं आता हूँ, बट पहले हम लोग इसके कुछ टेलविंड्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेलविंड्स मैंने एसबीएफसी के वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो ओवरऑल अभी जैसे आप देखेंगे ना, जितनी भी कंपनीज है सबको जो रेट कट्स हुए हैं उसका फायदा मिल रहा है ना। तो उसके कारण आप जो भी कमेंट्री आप सुनोगे सब कंपनी का आप देखिए तो अराउंड आपको 20 से 30 बेसिस पॉइंट का सबको डिक्रीमेंट दिखता है। मतलब कुछ जो पार्ट है रेट कट्स का वो ऑलरेडी इनके फाइनेंशियल्स में आना स्टार्ट हो गया है। जिसके कारण जितने भी आप कंपनीज देखोगे ना सबके जो नेम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया, यील्ड्स हो गया एंड स्प्रेड्स हो गया, वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। और कंपनी उसी डायरेक्शन में कहती है, कुछ कंपनियां कहती है 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ कहती है 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो डायरेक्शनली वो चीज हमें घटता हुआ दिखता है। एग्जैक्ट नंबर तो ठीक है हम लोग वो देख सकते हैं, बट वो चीज है। अब इसके अलावा अगर आप दोनों कंपनीज को देखोगे ना तो दोनों दोनों कंपनीज आपके ब्रांच एक्सपांशन में फोकस करता है। ब्रांच एक्सपांशन तो इंपॉर्टेंट है ताकि वो लोग नए नए जोग्राफीज में जाए। और जो इंडिया के टीयर 3 टीयर 4 मार्केट है, आपको मैंने एसबीएफसी वाले वीडियो में बताया था, जो मिड इनकम सेगमेंट वाली जो सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ है आपकी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एज एन ओवरऑल, जो काफ़ी अच्छे डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। तो उस वाले सेक्टर, उस वाले जो एरिया है उसको टारगेट करते हैं सारी कंपनीज, है ना। अब अभी जब रेट कट साइकिल से मैंने आपको बोला कि बोरोइंग कॉस्ट कम होता है, इसी से एक और आपका एक इशू भी आ जाता है। तो उसको कहते हैं आपका बीटी आउटरेट। बीटी आउटरेट क्या होता है? जब मान लीजिए कोई रेट कट हुआ तो उसमें क्या होता है कि जो पीएसयू बैंक होते हैं वो जल्दी आपके रेट कट्स को पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स को, है ना। तो उसके लिए जो इन एरियाज में जब मान लीजिए कोई पीएसयू बैंक होता है तो जो कस्टमर होता है वो एक लोअर इंटरेस्ट के लिए उस बैंक की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर आप होप फर्स्ट फाइनेंस को देखोगे ना तो उनका जो बीटी रेट है वो आपका जो कोविड के बाद था उसके बाद से अभी वाले जो पीरियड है पिछले 1 या 2 क्वार्टर में वो 17% के भी ऊपर हो गया है। तो अगेन वो हमें बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है। एंड द सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिया सेल्टर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो वो कस्टमर होता है, जो भी जिसने भी होम लोन लिया है, वो इस इंडिया सेल्टर या होम फर्स्ट फाइनेंस के से हट के वो आपके पीएसयू बैंक की तरफ जनरली जो रेट कट साइकिल होती है उसके दौरान जाता है। तो एक ये वाला भी इशू, एक आपको इंटरेस्टिंग इशू दिखता है आपके ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटने के कारण, है ना। तो ये एक चीज है। और बट इसमें भी अगेन ये काफी कस्टमर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो मान लीजिए किसी एक नए बैंक के पास गया, है ना, तो वहां पे भी उसको प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी पड़ेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कंपनीज क्या करती है, एज एंड व्हेन जब मान लीजिए कोई कस्टमर है वो जब लोन लेने का ट्राई करता है तो उसको उसको परस्यू करते हैं। और उसको मान लीजिए कुछ आपके इंटरेस्ट वगैरह में उसको बेनिफिट दे देंगे, या फिर उसको परस्यू करेंगे, उसको बेसिकली परसुएशन किया जाएगा कि आप वहाँ पे नहीं मत जाइए, वहाँ पे आपको रेट वगैरह ज़्यादा होंगे। फिर इनकी सेंट्रलाइज टीम्स वगैरह होती है जो बेसिकली कस्टमर्स को फोन वगैरह करते हैं, उस तरह से देखते हैं। तो दिस इज हाउ दे कंट्रोल, ट्राई टू कंट्रोल द बीटी रेट्स। तो एक ये वाला इशू चलता है और ये हमको इस तरह की कंपनीज के नंबर से भी दिख रहा है कि उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। फिर अगर मैं आपको और अगर बताऊं दोनों कंपनी के, अगर आप रेशियोज वगैरह को देखोगे ना, जो इनका आरओए प्रोफाइल है या फिर जो आरओई प्रोफाइल है, तो दोनों कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में। ऑल्दो जो होम फर्स्ट फाइनेंस है वहां पे आपको
थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ लास्ट क्वार्टर में आई थिंक कुछ मनी रेज किया था, तो उसके लिए अभी तक वो मनी डिप्लॉय नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपको आरओई के नंबर्स कम दिखता है। अगर एग्जैक्ट नंबर्स बोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, इन होम फर्स्ट का आरओई प्रोफाइल जो है वो 13.4% है, और जो इंडिया शेल्टर है उसका आई थिंक 17% को टच कर चुका है। सिमिलरली आपका इंडिया शेल्टर का आरओई भी जो है वो 5.8 हो गया है, और उसका भी आई थिंक 3.8 था। तो दिस इज हाउ दोनों कंपनी के मतलब ये रिटर्न रेशियोज हैं, और दोनों ही आपके पॉजिटिवली बढ़ते हुए ट्रेंड में हमें दिख रहे हैं। तो ये एक तरह से हमें ये बताया जाता है कि जो कंपनी है दोनों डायरेक्शनली पॉजिटिव वे में ही बढ़ रहा है। अब हम लोग आते हैं इनकी एसेट क्वालिटी के ऊपर। एसेट क्वालिटी अगर आप दोनों कंपनी को देखोगे, या फिर इवन अगर आप एसबीएफसी को देखते हो, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि दोनों के उस कंपनी में भी आपकी 30+ डीपीडी है, मतलब जो लोगों ने अपने ईएमआई पे नहीं किए हैं उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आगे जाके वो एनपीएस में कन्वर्ट होंगे। एनपीए में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और प्रोविजनिंग करोगे तो उससे आपकी जो पैट होती है वहाँ पे आपकी इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये चीज़ है। अब यहीं पे मैं आपको पहले कुछ कारण बताता हूँ कि किस कारण से ये चीज़ हो रहा है। एक तो जैसे मैंने एसबीएफसी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सिर्फ इकोनॉमी जो होती है पूरे इंटर कनेक्टेड है आपस में। तो अगर कोई इशू आप मान लीजिए एमएफआई सेक्शन में देखते हो, तो वो भी कस्टमर आपके दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है उससे भी कहीं ना कहीं तो रिलेटेड ही है। सपोज कीजिए एक फार्मर है जाके किसी शॉप से कुछ सामान परचेज कर रहा है, और वो जिस शॉप से सामान परचेज की गई है वो उसने किसी किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कुछ हाउसिंग लोन लिया हुआ है। तो अगर फार्मर उसको पैसे नहीं देगा तो वो अपना जो शॉप वाला है वो आपको इंडिया सेल्टर को पैसे किसे देगा। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज इंटर रिलेटेड। तो अगर किसी एक सेगमेंट में आपको इशू दिखता है तो वो इशू जो है पर्कुलेट होके आपके बाकी सेक्शंस में भी दिखता है। सो वही आप देखेंगे जो एमएफआई वाला जो इशू है वो आपको इन कंपनी में भी दिखना स्टार्ट हो गया है। सो ये तो पहला इशू है। अब इसके अलावा अभी ये जो इशू है ये कॉमन इशू है, आपको आपको एसबीएफसी में भी दिखेगा, जहाँ पे उनका जो एमएसएमई वाला पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी दिखता है आपको। यहाँ पे जो इंडिया शेल्टर या होम फर्स्ट है वहाँ पे भी इन कंपनीज में भी आपको दिखता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब मैं बात करता हूँ इंडिया शेल्टर और होम होम फर्स्ट में अंतर क्या है यहाँ पे। जब आप इंडिया होम फर्स्ट को देखते हो ना, तो उनका जो ब्रांच कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका जो ये कोयम्बटूर एरिया हो गया, सदर्न रीजन में जो एरियाज है, या फिर जो गुजरात के आसपास एरिया है, सूरत के आसपास, तो वहाँ पे क्या है, आप अगर आपने अभी इंडिया में टैरिफ लगा हुआ है, अब टैरिफ कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे लगा है, अगर आपको ये समझना है तो सिंपली आप ये सोचिए कि इंडिया से यूएस में कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो एक तो आपका जेम्स एंड ज्वेलरी जो डायमंड इंडस्ट्री है सूरत में, या फिर जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, जो सूरत के आसपास है। फिर जो लेदर इंडस्ट्री है कानपुर में होती है, और जो आपकी कोयम्बटूर एरिया में है, थिरूर एरिया में है, सदर्न रीजन से। तो यहाँ पे जो लोग हैं, और फिर इसके अलावा आपकी श्रिम्प फार्मिंग होती है जो विशाखापट्टनम में है। बट जो होम फर्स्ट फाइनेंस है उसका जो सेक्टर है, सेगमेंट है, वो आपके गुजरात और सदर्न रीजन पे है। तो वहाँ पे जो कस्टमर सेगमेंट है जिनको उन्होंने होम लोन दिया होगा, सिंस अभी टैरिफ हो गया है, तो आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि वो जो लोग हैं वो काफ़ी इंपैक्टेड है इससे। तो जब वो लोग इंपैक्टेड होंगे इस चीज़ों से, तो वो अपनी ईएमआईज़ को पे नहीं कर पाएंगे। सो इसी का रिजल्ट आपको दिखता है, एक शॉर्ट टर्म जो अनसर्टेनिटी बन गई है, अकम्पेन्ड बाई जो एमएफआई इशू चल रहे हैं, उस दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण आपको होम फर्स्ट फाइनेंस में उसका पूरा क्लियरली इम्पैक्ट दिखता है। सो ये चीज़ है। ये जो इम्पैक्ट है वो आपको इंडिया शेल्टर में भी दिखेगा। बट सिंस इंडिया शेल्टर का मैंने कहा कि वो उनका जो ज्योग्राफी है वो आपका सूरत या वो वाले एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसी के कारण वहाँ पे आपको वो इम्पैक्ट कम दिखता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भी इशू नहीं है। सो इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना, जो उनका 30+ डीपीडी वाला बकेट है वो आपका आई थिंक 4.7 हो गया है। वो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 4.2 या 4.5 है, तो वहाँ पे भी कुछ इंक्रीमेंट दिखा है आपको। तो इसी के कारण दोनों कंपनीज का आपको जो मतलब, हालांकि जो इंडिया शेल्टर है ना वहाँ पे आपको जीएनपीए नंबर उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये वाली चीज़ है। अब अगेन यहीं पे वो जीएनपीए नंबर क्यों नहीं बढ़ता है, अगर आपने एमएफआई कंपनीज को देखा है, जैसे आप अरमान फाइनेंशियल या फिर क्रेडिट एक्सेस को देखिए, तो वहाँ पे जो 30+ डीपीडीज होते हैं, तो वहाँ पे जो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आगे जाके एनपीए में कन्वर्ट होगा। बट वही जब आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखते हो, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो 30+ डीपीडी में आया है वो आगे बढ़ के और हायर बकेट्स में जाके एनपीए में कन्वर्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। वाई इज दिस? अब ये सोचिए कि एक अनसिक्योर्ड लोन है, तो जो आपका फार्मर या कोई भी ग्रुप लैंडिंग वाला कस्टमर है, उसके पास ऐसा कोई वो नॉन इंसेंटिव नहीं है कि वो उस लोन को पैसा पे नहीं करे, है ना। बट इन द केस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, आप यहाँ पे ये सोचिए कि जो कस्टमर है उनका, है ना, उसने तो एज अ कोलेट्रल अपनी हाउसिंग को दे रखा है। अब मान लीजिए एज एन इंडिया चिल्ड्रन अगर उसको पैसे नहीं मिलते और वो एनपीए में आता है, तो वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, और उसको अपने जो भी सरफेसी एक्ट वगैरह लगा के या फिर उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकता है। तो इसीलिए जो कस्टमर होता है उसके पास बेसिकली इंडिया सेल्टर को एक कंट्रोल है अपने कस्टमर के ऊपर कि वो उसकी प्रॉपर्टी को लेवरेज कर सकता है। सो इसीलिए जो वो कस्टमर होता है वो एज एन प्रायोरिटी में अपने लोन्स को पे करने की कोशिश करता है। सो इसीलिए अगर आप इस तरह से पूरे फाइनेंशियल को भी कनेक्ट कनेक्ट करोगे ना, तो अगर आप एमएफआई इंडस्ट्री देखते हो तो वहाँ पे हमने देखा कि लास्ट ईयर आई थिंक
अक्टूबर सितंबर के आसपास ही हम लोगों को इशू दिखना स्टार्ट हो गया था, है ना। तो उससे उसको पिक आउट होके उसको पूरा कम होते होते अभी भी कुछ कुछ कंपनी में, जैसे अभी का जो क्रेडिट एक्सेस का नंबर आया है, वहाँ पे अभी भी कुछ सेगमेंट में उनको इशूज दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पूरा ठीक होने में आपको 10-11 महीने लग गए, है ना। वही जब आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखते हो, तो जैसे आपने अगर एसबीएफसी को भी देखा है, तो वहाँ पे जो एमएसएमई वाला सेगमेंट है, वहाँ पे भी इशू है, बट उसका जो इशू का रेट है वो कम हो गया है। मतलब जितने तेजी से वो 30+ डीपीडी में जा रहा था, उसका रेट कम हुआ है। तो अगेन आपको वहाँ पे भी दिख रहा है ना, क्योंकि वो भी एक सिक्योर्ड लोन्स है। तो सिमिलरली अगर आप इन कंपनीज को भी देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडिया शेल्टर है, वहाँ पे आपको एनपीए का नंबर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो अगेन इसी कारण से, क्योंकि इंडिया शेल्टर के पास लेवरेज है ऑन देयर कस्टमर। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इशूज नहीं है इस सेक्टर में, भी इशूज हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी अगर आप इन दोनों कंपनीज को देखोगे ना, तो कंसिस्टेंटली ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं। और इसके बाद भी दोनों का जो एयूएम बुक है आपका 30, मतलब इंडिया सेंटर का 31% पे ग्रो किया और उसका 26% पे ग्रो किया होम फर्स्ट फाइनेंस में। और दोनों ही कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी अच्छी चल रही है ना, क्योंकि दोनों के जो ओपेक्स बाई एयूएम है ना, मतलब जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उस पर कंट्रोल है और वो कम हो रहा है सिंस जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ रही है, तो वहां से भी आपको फायदा दिखता है। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। तो ये चीज़ है। अब इसमें जैसे आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए अभी इशू चल रहा है, तो दोनों कंपनीज में आप देखेंगे ना, जो डिसबर्सल का रेट है, आप ये सोचिए कि जब हमको सेक्टर में थोड़े से कंसर्न्स दिखते हैं, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? आपके लिए प्रायोरिटी तो ये होगी ना, जो आपने लोन्स दिए हैं आप उसको रिकवर कर पाए, रादर देन फोकस की आप और एक्स्ट्रा डिसबर्सल कर सके। तो इसीलिए जो आप डिसबर्सल रेट देखोगे ना दोनों कंपनीज का, उसमें भी आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा नंबर्स। तो ये चीज़ है। अब जब डिसबर्सल ही कम हो जाएगा, तो जो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ है उसकी भी नंबर्स कम होगी। बट गुड थिंग इज बोथ द कंपनीज अपने जो गाइडेंस है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसी के अकॉर्डिंगली जो उनका क्रेडिट कॉस्ट भी है ना, उसको भी जैसे आप देखेंगे, आई थिंक इंडिया सेंटर का 40 से 50 बेसिस पॉइंट पे रहता है क्रेडिट कॉस्ट। लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर्स। सो जो इंडिया सेंटर का, हाँ, 40 से 50 बेसिस पॉइंट पे इंडिया सेंटर का रहता है, और जो होम फर्स्ट है उसका 30 से 40 बेसिस पॉइंट पे रहता है। तो दोनों कंपनी जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि अपने वो हायर रेंज की तरफ बढ़ सकती है मे बी आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर। बट दोनों ने अपने गाइडेंस को चेंज नहीं किया, दैट इज अ गुड थिंग। तो ये सारी चीज है। ओके, तो हाँ, वही मैं कह रहा था आपको कि अगर आप ग्रो करते हो, तो ऐसा कंसर्न आता है कि अभी जो इन्वायरमेंट है इसमें आप अपने ग्रोथ रेट को कम कर दीजिए, बिकॉज आपको सेक्टर में इशू दिख रहा है। एंड अगेन अगर आप ग्रो नहीं करोगे, तो लोग ये कहेंगे कि आपका एयूएम ग्रोथ कम हो गया है। सो इसीलिए बिजनेस तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ये वाली चीज है। अब तो ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए अब है ना, जब आप फिनेंशियल्स को देखते हो ना, तो फिनेंशियल्स एज अ होल, तो इसमें एक तरह से फाइनेंशियल लाइक अ कॉमोडिटी टाइप का हो गया है, क्योंकि आपको जो लोन देने वाला बिजनेस है, एवरी मन इज डूइंग लोन, सो मेनी फाइनेंशियल्स आर देयर। तो इसीलिए आपको सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस फाइनेंशियल्स के साथ मतलब उसको स्टडी कर रहे हो, वो बेसिकली, है ना। तो दैट पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, बोथ द कंपनीज आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कंसर्न्स नहीं है। सो देर आर कंसर्न्स, बट अभी वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे दोनों कंपनीज जो है, वो आपके 1 या 2 क्वार्टर में बोलती है, और जो ईयर का एंड है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो वहां तक वो चीज़ों को नॉर्मलाइज होने की बात करते हैं। तो वो तो हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा, है ना। तो नंबर्स दोनों के अच्छे हैं। जो थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है वो हमें ट्रैक करना है। तो ये चीज़ है। और बाकी इसके अलावा भी हमने बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्कस किए हैं। सो व्हेन यू आर स्टडिंग फाइनेंशियल्स और लुकिंग एट फाइनेंशियल्स ना, तो आपको एकदम बेस्ट ऑफ क्लास के प्रोडक्ट्स को लेना है। जैसे मैंने एक कंपनी को डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में भी, तो वैसे आपको देखना है पूरे फाइनेंशियल एज अ होल सेक्टर को, है ना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।